सुप्रभात। सभी का संहिता बोध के इस सत्र में सहर्ष स्वागत है। गत सत्र में हमने कुष्ठ निदान और चिकित्सा का अध्ययन किया है। यद्यपि अष्टांग हृदय संहिता में कुष्ठ, श्वित्र और कृमि निदान का एक साथ ही एक ही अध्याय में वर्णन किया है, तथापि अध्ययन सौकर्य के लिए हमने कुष्ठ निदान के बाद कुष्ठ चिकित्सा का अध्ययन किया और उसके बाद में अब जो कुष्ठ निदान के अंतर्गत ही आता है वो श्वित्र और कृमि निदान का अध्ययन हम आज वैद्य मधुरा पेंड्से दामले के साथ करने वाले हैं। तो मैं अधिक समय व्यतीत ना करते हुए वैद्य मधुरा से निवेदन करती हूँ कि वो श्वित्र कृमि निदान का अध्यापन प्रारंभ करें। नमो नमः। Am I audible? यस। सभी वैद्य वर्ग, गुरुजन और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम श्वित्र कृमि निदान के बारे में अध्ययन करेंगे। अष्टांग हृदय निदान स्थान का 14वां अध्याय कुष्ठ श्वित्र कृमि निदान है। लेकिन जैसे कि अभी मैडम ने भी बताया, अध्ययन सौकर्य के लिए हमने पहले कुष्ठ निदान और उसके बाद कुष्ठ चिकित्सा ये देख लिया है और आज हम श्वित्र कृमि का निदान देखेंगे। कुष्ठ निदान के सत्र में सर ने बताया था कि श्वित्र, कृमि और कुष्ठ एक दूसरे से नैदानिक तौर पर कैसे जुड़े हैं। सुश्रुत संहिता के कुष्ठ निदान का वो रेफरेंस है। श्वित्र ये कुष्ठ का ही प्रकार है और सभी कुष्ठों में कृमि का अंतर्भाव होता ही है। सर्वाणि कुष्ठानि सकृमिणी च। अतः कुष्ठ, श्वित्र और कृमि का इस एक अध्याय में एक साथ वर्णन किया गया है। अब श्वित्र और कृमि के चरक और सुश्रुत संहिता में कहाँ पे संदर्भ आए हैं वो शॉर्टली देखते हैं। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 7 में, जो कि कुष्ठ चिकित्सा का ही अध्याय है, उसी में श्वित्र का संक्षेप में निदान, साध्य, साध्यत्व और चिकित्सा बताई गई है। सुश्रुत संहिता निदान अध्याय 5, जो भी कुष्ठ निदान का ही अध्याय है, उसी में श्वित्र का संक्षेप में वर्णन हमें मिलता है। कृमि के बारे में चरक विमान स्थान 7वां अध्याय व्याधित रूपीय में निदान और चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है तथा सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 54 ये कृमि रोग प्रतिषेध का ही अध्याय है। इसके बाद श्वित्र और कृमि के बृहत्त्रयी में से कुछ प्रमुख संदर्भ कोट किए हैं। वैसे तो कृमि के इससे ज्यादा कई संदर्भ है, लेकिन प्रातिनिधिक तौर पर यहाँ कुछ लिखे हैं। इसके अलावा का एक मेन रेफरेंस जो है वो अष्टोदरीय में 20 कृमियों के नाम का लिस्टिंग है। अब एक्चुअल अध्याय की शुरुआत करते हैं। अथ श्वित्र निदान। कुष्ठ एक संभवम श्वित्रम। एक मतलब समान और संभव मतलब उत्पत्ति या फिर हेतु। तो कुष्ठ के समान ही हेतु सेवन से श्वित्र की उत्पत्ति होती है। मतलब मिथ्या आहार विहारेण विशेषण विरोधिना साधु निंदा वध अन्यस्व हरणाद्यैः च सेवितैः पाप्मभिः कर्मभिः सद्य प्राक्तनैः वा। ये जो कुष्ठ के हेतु है, जिनका बहुत अच्छे और विस्तृत रूप से एक्सप्लेनेशन कुष्ठ निदान के सत्र में गलगली सर ने दिया था, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगी। बस इतना ही हाईलाइट फिर से करना चाहूंगी कि आहार्य हेतु 50% और विहार्य विशेष रूप से पाप कर्म के जो हेतु है वो इसमें 50% रोल प्ले करते हैं। तो हमें चिकित्सक के तौर पर रुग्ण देखते समय हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। चरक संहिता में श्वित्र हेतुओं का सूत्र अगर देखेंगे तो उसमें प्रथम 3 चरण सिर्फ मिथ्या आचार के हेतु है और विरोधी च अन्नम सिर्फ इतना ही आहार्य हेतु आगे चल के लिखा है। वो श्लोक है वचांसी अतथ्यानि कृतघ्न भावो निंदा सुराणाम गुरु दर्शनम च पाप क्रिया च पूर्वकृतम च कर्म। ये सब आहार्य ही हेतु बताए गए हैं पाप कर्म के। और सिर्फ अंतिम पंक्ति में हेतु किलास से विरोधी च अन्न, विरोधी अन्न इतना ही सिर्फ आहार्य हेतु उसमें बताया गया है। किलासम दारुणम च तत् निर्दिष्टम। अब पर्यायी नाम श्वित्र के बताए हैं, किलास और दारुण। चरक और सुश्रुत संहिता में ज्यादातर स्थानों पर किलास नाम से ही इसका निर्देश हमें मिलता है। दारुण इस शब्द का एक पाठभेद अरुण ये भी आया है, जिसका अर्थ जैसे कि हम जानते हैं उगते सूरज की लालिमा। और वात और पित्तज श्वित्र में इस प्रकार
का वर्ण या इससे सिमिलर वर्ण हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। अपरिस्रावी मतलब कुष्ठवत न स्रवती। कुष्ठ के विविध प्रकारों में जो विविध लसिका या अश्रुक के स्त्राव बताए गए हैं, ऐसा कोई भी स्त्राव श्वित्र में नहीं होता है। दाह, कंडु आदि लक्षण होते हैं, लेकिन यह सिर्फ स्राव रहित एक त्वक वैवर्ण के रूप में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। त्रिधातु उद्भव संश्रय। उद्भव मतलब जन्म और संश्रय मतलब आश्रय। त्रिधातुओं में जन्म है और त्रिधातुओं में ही आश्रय है। जन्म के त्रिधातु ऑफकोर्स वात पित्त कफ है और आश्रय के त्रिधातु रक्त, मांस और मेद है। तो वातज श्वित्र रक्त आश्रित होगा, पित्तज मांस आश्रित और कफज मेद आश्रित है। अब पहले वातज प्रकार की ओर चलते हैं। वाताद्रुक्ष अरुणम, अरुण वर्णी। यह प्रकार रक्ताश्रित होने की वजह से यह वर्ण जस्टिफाइड है। और रुक्ष, ये वात के गुण के कारण त्वक रोक्ष आना भी जस्टिफाइड है। पित्तात ताम्र कमलपत्रवत सदाहम रोम विध्वंसी। ताम्रवर्णी कमलपत्र के सदृश प्रेजेंटेशन होने वाला, जिसमें बारीक वेनेशंस होते हैं या जालीदार स्वरूप होता है, उस प्रकार का, तथा पित्तज होने के कारण इसमें दाह होता है। ये सब दोष के सामान्य लक्षण है। और यह इंद्रलुप्त के समान रोम का विध्वंस मतलब नाश करने वाला होता है। उस जगह के रोम का शात हो जाता है। रोम हो या चाहे श्मश्रु हो या सिर के बाल हो। कफात श्वेतम घनम गुरु सकंडुम च। कफज श्वित्र का वर्ण श्वेत होगा, उसमें कफ के कारण उत्पन्न होने वाला लक्षण जो है कंडु होगा, और वह श्वित्र का जो पैच है वह घन तथा गुरु होगा। मतलब पित्त के समान ना उसमें बीच में कोई वेनेशंस जैसा अपीयरेंस होगा, एरिया वाइज भी वह कंपैरेटिवली बड़ा होगा, और त्वचा पित्तवात के तुलना में निबिड़ ऐसे स्पर्श में लगेगी। क्रमात् रक्त मांस मेदस्सुच आदिशेत। वात पित्त कफज श्वित्र यह क्रम से रक्त, मांस और मेद के आश्रय से उत्पन्न होता है। तो चिकित्सा करते वक्त और हेतु ढूंढते वक्त हमें इन धातुओं की दुष्टि का या स्थान संश्रय का विचार बैक ऑफ द माइंड रखना है। सिर्फ दोषों को सोच के नहीं चलना है। और वर्णेन एव द्रुगुभयम मतलब वर्ण में वातज और रक्त आश्रित, पित्तज और मांस आश्रित और कफज और मेद आश्रित समान होंगे, जो कि वात रक्त का अरुण वर्ण, पित्त मांस का ताम्र वर्ण और कफ मेद का श्वेत वर्ण। चरक संहिता में वात का वर्ण अरुण की जगह पे रक्त वर्ण बताया गया है। अब साध्य साध्यता के बारे में वर्णन है। कृच्छ्रम तच्च उत्तरोत्तरम। तो यह 3 प्रकार उत्तरोत्तर कष्ट साध्य है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उत्तरोत्तर कृच्छ्र इस शब्द का प्रयोग किया है, मतलब यह कृच्छ्र, कृच्छ्रतर, कृच्छ्रतम होंगे। दैट इंडिकेट्स ओवरऑल श्वित्र व्याधि यह कृच्छ्र साध्य ही है, सुख साध्य कैटेगरी में यह नहीं आता है। और उत्तरोत्तर धातुओं में आश्रित हो जाने के कारण कृच्छ्रता भी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रहती है। चरक संहिता में यहाँ कृच्छ्र की जगह पे गुरु तच्चोत्तरोत्तरम ऐसा संदर्भ है। तो एरिया और स्प्रेड के वाइज वात से कफ तक उसका एरिया और स्प्रेड यह क्रमवृद्ध होगा। अब साध्य साध्यता के लक्षणों का वर्णन है। अशुक्ल रोमा अबहलम असंसृष्टम मिथाः नवम अनग्निदग्धजम साध्यम। तो साध्यता के कौन कौन से लक्षण होते हैं? यह साध्यता कहते वक्त जैसा पीछे देखा वैसे ध्यान में रखना है कि यह सुख साध्य नहीं होगा, कृच्छ्र साध्य ही है। लेकिन कृच्छ्र साध्य भी होगा या असाध्य ही है, इसके डिफरेंशिएटिंग सिर्फ ये लक्षण है। तो अशुक्ल रोमा, शुक्ल मतलब श्वेत, अशुक्ल मतलब कृष्ण। तो जिस श्वित्र के पैच में
रोम भी श्वेत नहीं हुए हैं, वह कृष्ण है, वह साध्य है। चरक और सुश्रुत संहिता में इस स्थान पर अरक्त लोम ऐसा कहा गया है, मतलब शुक्ल या रक्तवर्णी रोम असाध्य है, केवल प्राकृत कृष्ण वर्ण के रोम रहने पर ही वह साध्य है। अबहलम मतलब तनु या अघन, एरिया वाइज कम या छोटा और डेंसिटी वाइज भी कम, स्कैंटी पैचेस, और त्वचा के निबिड़त्व में कमी, इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो साध्य है। और मिथा असंसृष्टम, मिथा मतलब परस्पर में, असंसृष्टम मिले हुए, संसृष्टम मतलब मिले हुए, असंसृष्टम ना मिले हुए। तो जो 2 या 3 या फिर जितने भी क्षेत्र के पैचेस है वो एक दूसरे में ना मिले हुए होने वाले पर आपस में जुड़ गए हैं, ऐसा नहीं होने पर वह साध्य है। एक एक सेपरेट डिस्टिंक्ट पैच हो तो कंपैरेटिवली वह साध्य है एक साथ जुड़े होने से। नव, 1 साल से कम समय में निर्मित, जैसे सामान्य रूप से कोई भी व्याधि नव होने पर साध्यता की ओर झुकता है, वैसे ही 1 वर्ष से पहले साध्य होने के चांसेस अधिक है। और अनग्नि दग्धजम, अग्नि की वजह से दग्ध होकर अगर श्वेत वैवर्ण्य हुआ है तो वह असाध्य है। वर्जम अतो अन्यथा, अब इसके विपरीत लक्षण होने वाला क्षेत्र वर्ज करना है, अर्थात असाध्य होता है। अर्थात क्या क्या लक्षण होंगे, वो पिछले लक्षणों के विपरीत। शुक्ल या रक्त रोम जिनमें है, घन या बहल जो है, परस्पर में मिला हुआ पैचेस है और 1 वर्ष से पुराना है, तथा अग्निदग्ध की वजह से निर्माण हुआ जो क्षेत्र है वो असाध्य है। इसके अलावा गुह्य मतलब गुद और उसके आसमंत का प्रदेश, तथा पाणी तल मतलब हस्ततल, या यहाँ पे पाणी तल का मतलब पादतल, ऐसे तोड़र जी को अपेक्षित है, तो हस्ततल या पादतल और ओष्ठ, इन स्थानों पर क्षेत्र चाहे नव भी हो तो भी वह असाध्य ही होता है। ये उन स्थानों का और व्याधि का प्रभाव है। चरक संहिता में कहा गया है कि श्वित्रम कस्यचिदेव प्रणश्यति क्षीण पापस्य, तो जैसे कि पाप कर्म श्वित्र का प्रमुख हेतु है, तो निदान परिवर्जन होना, पाप क्षीण होना, यह श्वित्र का नाश होने का कारण बनेगा, विच इज नॉट दैट इजी टू अचीव। तो चिकित्सा करते समय यह एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ध्यान में रखना है कि बहुत बार सिर्फ द्रव्य चिकित्सा ही यहाँ पे हमें काफी नहीं होगी। आगे चलते हैं। संचारी व्याधि, सुश्रुत संहिता में जो बताया गया हुआ उपसर्गिक व्याधियों का सूत्र हम सब जानते हैं, उसी प्रकार का यह सूत्र है। स्पर्श एक आहार शय्यादि सेवनात् प्रायशः सर्वे गदाः संचारन्, नेत्र त्वक विकारा विशेषतः। तो व्याधि संचारी होने के हेतु क्या क्या होते हैं, तो स्पर्श, आपस में एक साथ स्पर्श करना, त्वचा का स्पर्श करना, एक ही साथ एक ही थाली से या झूठा आहार लेना, और एक ही शैया आसन आदि का उपयोग करना। सुश्रुत संहिता में जैसे हम जानते हैं, इसके अलावा निश्वास, वस्त्र माल्य अनुलेपन, और यह सब पुनः पुनः करना, ऐसा हेतु बताया गया है। इस वजह से संचारी होने वाले तो प्रायः सभी व्याधि है, लेकिन नेत्र विकार और त्वक विकार यह विशेष रूप से होते हैं। सुश्रुत संहिता में इसके अलावा ज्वर और शोष इन नामों का भी उल्लेख है। तो ऑन दिस नोट हमें सद्वृत्त और शुचिता के पालन की ओर विशेष ध्यान देना है, और इस प्रकार के जब रुग्ण सामने आएंगे तो उनको भी बोलना है कि सद्वृत्त और शुचिता ये उनके चिकित्सा उपक्रम में से एक प्रमुख उपक्रम रहेगा। तो इति श्वित्र निदानम। एक और छोटा सा संदर्भ है, चरक और सुश्रुत शारीर स्थान में किलास कुष्ठ अधिष्ठान ऐसी चतुर्थ त्वचा जो ताम्रा नाम की है, और चरक संहिता के अनुसार जो तृतीय त्वचा है वो बताई गई है, किलास और कुष्ठों के अधिष्ठान।
तो इति श्वित्र निदान। अगर किसी को कोई शंका है तो 2 मिनट रुक के देख लेंगे, नहीं तो फिर आगे कृमि की ओर चलते हैं। ठीक है, अभी तक तो चैट में कुछ नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अथ कृमि निदान। कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता, बाह्य अभ्यंतर भेदतः। बहिर्मल कफ अश्रुविट जन्म भेदात चतुर्विधा। नाम तो 20 विधा। तो कृमि के 3 प्रकार 3 आधारों पे किए गए हैं। एक तो शरीर के बाह्य, फिर जन्म भेद से बहिर्मल से निर्माण होने वाले जो बाह्य कृमि में आते हैं, और आभ्यंतर में आने वाले 3 कफज, रक्तज और पुरीषज, ऐसे कुल मिला के 4 प्रकार। और नामों के हिसाब से 20 प्रकार है, जिनमें से युका और लिक्षा ये 2 बहिर्मलज बाह्य कृमि है, ये 2, और कफज 7, रक्तज 6 और पुरीषज 5, ये सब मिलाकर 20 प्रकार। ये कफ, रक्त और पुरीषज जो कृमि है उनके नाम हम उन प्रकारों के समय में देखेंगे। तो बाह्य जो है वो केश, वस्त्र इत्यादि के स्थान पे स्थित होते हैं, शरीर के बाह्य भाग में। और बहिर्मल यहाँ पे गात्रोपलेपी स्वेद ऐसे लेना अपेक्षित है, या फिर अशुचिता से जो भी शरीर के बाह्यतः मल उत्पन्न हो जाता है, उसमें से एक स्वेद भी पकड़ सकते हैं। चरक संहिता में भी इसी प्रकार का डिवीजन है, लेकिन सुश्रुत संहिता ने बाह्य कृमि का वर्णन नहीं किया है। फिर भी सुश्रुत संहिता में भी संख्या 20 ही बताई गई है। उनके अनुसार कफज 6, रक्तज 7 और पुरीषज 7 ऐसे है। ये सब मिला के संख्या उनकी भी 20 ही हो जाती है, लेकिन बाह्य कृमि ये सुश्रुत में अंतर्भूत नहीं किए गए हैं। अब बाह्याः तत्र अमृजोद्भवाः, मतलब अशुद्धि के कारण निर्माण होने वाले। स्नानादि से जब शरीर की बाह्यतः शुद्धि नहीं की जाती है, स्नानादि भी यदा शुद्धि न क्रियते, तब यह निर्माण होते हैं। फिर वो कैसे होते हैं? तो तिल प्रमाण संस्थान वर्णाः। तिल के प्रमाण मतलब साइज के, संस्थान मतलब शेप के, तिल का शेप किस प्रकार का होता है हम सब जानते हैं, और वर्ण के मतलब तिल या तो श्वेत वर्णी होते हैं या तो कृष्ण वर्णी होते हैं। तो तिल के ही साइज के, आकार के और वर्ण के, इस प्रकार के ये होते हैं। और केश अंबराश्रया, केश मतलब केश, और अंबर मतलब वस्त्र, उनके आश्रय से यह रहते हैं। चरक संहिता में केश के साथ साथ श्मश्रु, लोम और पक्ष्म इनका भी उल्लेख है। और वह कृमि किस प्रकार के होते हैं? तो बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च, ज्यादा पैर होने वाले और सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। फिर उनके नाम क्या क्या होते हैं? तो यूका लिक्षाश्च नामतः, यूका और लिक्षा यह उनके नाम होते हैं। ते प्रपूर्वते, और वो क्या क्या लक्षण निर्माण करते हैं? तो कोठ, पिटिका, कंडु, गंडान प्रपूर्वते। बाह्य कृमि यह 4 प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं। कोठ मतलब दष्ट संकाशम कंडुमान लोहित वर्णी वैवर्ण्य, या पिटिका सदृश छोटा सा, या साक्षात छोटी पिटिका ही, उस भाग में कंडू होना, यह सब कृमियों के साक्षात दंश से निर्माण होगा। और गंड मतलब भी छोटी ग्रंथि रूप कुछ संप्राप्ति वहां पे निर्माण होना, वह सब यह कृमि जब दंश करेंगे या फिर उनका जो भी स्राव होगा वो वहां पे जब छोड़ेंगे, तो उस वजह से वहां पे कंडू होना और छोटी पिटिकाएं उत्पन्न होना, ऐसा सब लक्षण हमें दिखाई देंगे। जैसे बालों में होने वाली लाइस का यहाँ पे चित्र है, जो जिसे कहते हैं, तो वो भी बाह्य कृमि है, और वह यह सब लक्षण एक्चुअली में उत्पन्न करते हुए हम सब जानते हैं। तो अभ्यंतर कृमि की ओर बढ़ते हैं। कुष्ठ एक हेतव अंतर्जाह।
तो कफज, रक्तज और पुरीषज कृमि के हेतु कुष्ठ के हेतु ही है। फिर से यहाँ पे ऐसा मतलब लेना पड़ेगा कि मिथ्याहार विहार और विरुद्धासन इसके साथ पापकर्म का 50% रोल अभ्यंतर कृमि के निर्माण में भी है। सुश्रुत संहिता में हेतुओं की बहुत बड़ी सूची दी है। उसमें अजीर्णाशन, अध्यशन, असात्म्य भोजन, मलिनाशन, विरुद्धाशन तथा गुरु अति स्निग्ध शीतल स्वादु अम्ल द्रव प्राय ये आहार्य हेतु बताए हैं। अव्यायाम और दिवास्वाप ये विहार्य हेतु बताए हैं। और माश, पिष्टान्न, पर्णशाक, सुराशुक्त, दधि, क्षीर, गुड़, इक्षु, अनुपमांस यह आहार विशेष बताए हैं। तो इनमें अव्यायाम और दिवा स्वप्न ये हमें खास तौर पे ध्यान में रखने हैं, मिस आउट हो जाता है, ये हम कृमि से कभी रिलेट नहीं करते हैं जनरली। और इससे कफ पित्त की दृष्टि होकर कफज, रक्तज और पुरीषज कृमि की उत्पत्ति होती है, ऐसा सुश्रुत संहिता का रेफरेंस है। श्लेष्मजाः तेषु च अधिकम। अब यहाँ पर जो कुष्ठ के ही हेतु सभी कृमि प्रकारों में बताए हैं, उसमें कफज कृमि निर्माण होने के लिए जो विशेष हेतु, एक्स्ट्रा के हेतु जो कुछ है वो बताए हैं। मधुर अन्न, गुड़, क्षीर, दधि, सक्तु और नवोदन मतलब नया चावल। अर्थ सभी के स्पष्ट है। और ये भी हम सब जानते हैं कि ये सभी हेतु कफकर और क्लेद बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो हेतुओं के डिवीजन के बारे में अपनी संहिता बोध के कई सत्रों में कई बार सुना ही होगा कि हेतु दो प्रकार के होते हैं, दोष हेतु और व्याधि हेतु। जिन हेतुओं के कारण वात पित्त कफ में से किसी दोषों की दुष्टि होती है और फिर वो दोष जाकर किसी और को दुष्ट करके या कहीं स्थान संश्रय बना के आगे की संप्राप्ति प्राप्त करते हैं, वो दोष हेतु है। और जो हेतु किसी स्पेसिफिक दोष को दुष्ट न करते हुए ओवरऑल व्याधि के संप्राप्ति का ही एक स्टेप बनते हैं, वो व्याधि हेतु होते हैं। तो यहाँ के कुष्ठ के हेतु जो श्वित्र के भी है और कृमि के हेतु और यहाँ कफज या पुरुषज कृमि के जो अलग से दिए हुए हेतु है, ये सभी व्याधि हेतु ही है। ये किसी एक दोष की स्पेसिफिकली दृष्टि न करते हुए व्याधि की संप्राप्ति का ही डायरेक्टली हिस्सा बनते हैं। और एक बात कृमियों के निर्माण के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे सृष्टि में जो दलदल, जिसे हम मराठी में कहते हैं कीचड़ वाली जो जगह होती है, या फिर फल सब्जियां खाना जो रह रह के सड़ जाता है, जिसमें क्लेद प्राधान्य होता है, जलीय घटक ज्यादा होते हैं, कोथ होता है, ऐसे ही वातावरण में रेंगने वाले या छोटे बहुपादक कृमियों का जन्म होता है। जब कोई व्रण अत्यंत दुष्ट हो जाता है, उसमें मांसादि का कोथ होने लगता है, तो उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से अभ्यंतरतः भी अत्यंत क्लेद प्रधान परिस्थिति, वैशद्य का अभाव, अग्निमांद्य जैसे स्थिति हो जाए, तो उसी वातावरण में कृमि की उत्पत्ति होगी। तो रक्तज कृमि के सामान्य के अलावा और कोई विशिष्ट हेतु नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं बताए गए हैं। आगे पुरुषज कृमि के विशेष हेतु बताए गए हैं। शकृच्चा बहुविध धान्य, पर्ण, शाक, उलकादि भी। तो बहुविध धान्य जैसे यव, माश तथा बहुविध मतलब ज्यादा पुरुष की उत्पत्ति करने वाले ऐसे जो पर्ण शाक है, जैसे कि पालक और उलक। अब इस शब्द पे बहुत मतांतर है। उलक मतलब स्वेद या लवण। एक पाठभेद के अनुसार ओकुल मतलब गोधूम यव, ये ऑलमोस्ट दग्ध होने तक स्वेदित करके खाना, परिदग्ध प्राय स्वेदितम ऐसा करके खाना। या कांड में ही होने वाले और अपक्व होने वाले सस्य यानी पीक जिसे मराठी में बोलते हैं, वो भर्जित करके खाना, मतलब हुरडा जैसा कुछ प्रकार ये लगता है यहाँ पे। या दूसरे पाठभेद के अनुसार अपक्व शिंबी धान्य, इन शॉर्ट ऐसा कुछ जो अग्नि के लिए गुरु हो और अजीर्ण बने या फिर मल की मात्रा बढ़ाए। अब हेतु हो जाने के बाद एक एक कृमि प्रकार के लक्षण की ओर चलते हैं। सबसे पहले कफज। कफात आमाशये जाता वृद्धा सर्पन्ति सर्वतः।
कफज कृमि आमाशय में निर्माण होते हैं, जो कि कफ का प्राकृत स्थान है, और जो सारे गुरु क्लेदक हेतु हमने देखे हैं उनका आश्रय भी प्रायः अपाचित या अर्धपाचित अवस्था में आमाशय में ही होगा। और यह कृमि वृद्ध हो जाने पर सर्वतः मतलब ऊर्ध्व और अधु दोनों मार्गों से संपूर्ण शरीर में सर्पण करते हैं, फैल जाते हैं। तो अब इन कफज कृमियों का स्वरूप किस प्रकार का होता है? तो पृथु ब्रध्न निभाहा केचित। पृथु मतलब विस्तृत और ब्रध्न मतलब चर्मलता। चर्मलता के आकार के चौड़े, फ्लैट और लंबे इस प्रकार के। केचित गंडुपदोपमाह। गंडुपद मतलब हम जानते हैं अर्थवर्म, मराठी में गांडूळ जिसे बोलते हैं, उसके जैसे लंबे और पतले। या फिर रूढ़ धान्य अंकुराकाराः, स्प्राउट्स के आकार के, मराठी में मोड़ जिसे कहते हैं, मटकी या किसी कडधान्य में जो स्प्राउट्स आते हैं वो कैसे होते हैं? राउंडेड, व्हाइट, थिन होते हैं, उस प्रकार के। कैसे? तो तनु दीर्घाः तथा अणवाः। तनु परिणाह मतलब गर्थ वाइज वो तनु होंगे, थिन होंगे। दीर्घ आयामेन, आयाम मतलब लेंथ, तो लेंथ वाइज वो दीर्घ होंगे, इलोंगेटेड होंगे। और अणु, अणु मतलब शॉर्ट, तो इलोंगेटेड या फिर शॉर्ट इस प्रकार के वो होंगे, और श्वेतवर्णी होंगे। आगे का वही है, वर्ण कैसा होगा उनका? तो श्वेताः ताम्र अवभासाश्च, वर्ण श्वेत होगा, जैसे कि स्प्राउट दिखता है श्वेत वर्ण का। और ताम्र अवभास होने वाले, अवभासा मतलब प्रकाश, तो वो ताम्र वर्ण के एक्चुअल में नहीं होंगे, श्वेत ही होंगे, ट्रांसलूसेंट विथ ताम्र टिंच उसमें आएगी, अवभास प्रकाशित, तो वो ताम्र के स्वरूप से होंगे। और अब जैसे पहले डिवीजन के स्लाइड में देखा था, वो 7 प्रकार के, 7 नामों के होते हैं। तो नामतः सप्त धातुते, कौन कौन से 7 नाम है वो? तो अंतरादा, उदरावेष्टा, हृदयादा, महाकुहाः, कुरवः, दर्भकुसुमः और सुगंधः। अंतरादा, अंतराणी अदंती, अदंती मतलब खा जाना, खादंती। तो अंतरादा, हृदयादा ये जो है वो अंतरों को या हृदय को खाने वाले। उदरावेष्टा, उदर को वेष्टित करके रहने वाले। महाकुहा, कुरवः, दर्भ कुसुमः, ये जो चित्र दिया हुआ है वो दर्भ कुसुम का फोटो है। उसका भी प्रेजेंटेशन कैसा है देखिए, व्हाइट है, थिन है और इलोंगेटेड है। तो ये 7 प्रकार के कफज कृमि है। और तेज कुर्वते, अब वह कफज कृमि कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं वो देखते हैं। उल्लासम, हास्य श्रवणम, अविपाकम, अरोचकम, मूर्छा, छर्दी, ज्वर, आनाह, कार्श्य, क्षवथु, पीनस। बहुत ही लॉजिकल सभी लक्षण उत्पन्न करते हैं। आमाशय में कृमि उत्पन्न होंगे और वृद्ध होने पर वह ऊपर और नीचे की ओर सर्पण करेंगे। तो नेचुरली जब वो ऊपर की ओर सर्पण करेंगे, अग्निमांद्य की अवस्था तो है ही, रसदुष्टि उससे होने वाली है, तो उल्लास होगा, आगे जाके छर्दन होगा, हास्य श्रवण या प्रसेक जैसी स्थिति निर्माण होगी, अविपाक होगा, अरोचक होगा। आमाशय से ही समुत्पन्न है, समुत्थ है, तो उस वजह से ज्वर होगा। रसदुष्टि ही सबसे पहले हो रही है, उस वजह से कार्श्य होगा, क्योंकि अग्निमांद्य है तो नेचुरली क्षुधा नहीं होगी। अग्निमांद्य है तो जो कुछ अन्न खाते हैं उसका पचन नहीं होगा, वो सब आहार जो है वो कृमियों का ही भरण पोषण करने हेतु उपयोगित होता है, और मनुष्य जो है वो कार्श्य कार्श्य उसको होता है। और रसदुष्टि है ऊर्ध्वजत्रु दोष दाने से, पीनस, क्षवथु, ये सब लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। अब है दूसरा प्रकार, रक्तज कृमि। तो रक्तवाही सिरोत्थान, सिरों के जो 4 प्रकार बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ और रक्तवह सिराएं।
तो उनमें से जो रक्तवाही सिराएं हैं उनमें कृमियों का निर्माण होता है। और वह किस प्रकार की होती है? तो रक्तजा जंतवो अणवः, रक्तज जंतु जो है, जंतु मतलब कृमि जो है, वो अणु होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं? अपादा, पैर नहीं होते, रेंगने वाले होते हैं। वृत्त मतलब गोलाकार। ताम्राश्च, ताम्र वर्ण में ताम्र होते हैं। और सूक्ष्मात केचित अदर्शनाः, इतने सूक्ष्म होते हैं कि कभी कभी वो दृश्य स्वरूप में दिखाई नहीं देते हैं हमें। तो फिर क्या है? तो टीका में नीचे लिखा है कि अदर्शनाः कार्येण एव अनुमीयन्ते। तो अगर दिखाई नहीं देते हैं तो फिर कैसे जानेंगे? तो उनके कार्य के हिसाब से ही उनके होने का अनुमान हमने लगाना है। अब वह 6 है और उनके नाम क्या क्या है? केशाद, लोम विध्वंस, लोम द्वीप, उदुम्बर, सौरस और मातृ। केशाद, केशाद, लोम विध्वंस, लोम द्वीप, ये सब केश, लोम, इनका नाश करने वाले या खाने वाले, इस प्रकार के। उदुम्बर, वर्ण के सामान्य से यह नाम दिया होगा, उदुम्बर के समान वर्ण, ताम्र वर्ण जिसमें होता है वैसा। और सौरस और मातृ, इसका एक पाठभेद सहसा रसमात्रः ऐसा है। मतलब सहज जन्म के साथ ही जो कृमि शरीर में स्थित होते हैं उस प्रकार के। और रसमात्र मतलब रस धातु से या रस दुष्टि के कारण जनित होने वाले, ऐसा एक पाठभेद उसका आया है। और यह रक्तज कृमि कौन कौन से लक्षण पैदा करते हैं? तो कुष्ठ एक कर्माणः, मतलब कुष्ठ के जो जो लक्षण बताए हैं, रोमहर्ष, कंडू, तोद, केशलोम विध्वंस और त्वक सिरा स्नायु मांस तरुणास्थि भक्षण। रक्तवाही सिराओं में ये कृमि स्थित होने की वजह से या फिर संचारी होने की वजह से रक्तदुष्टि से जनित लक्षण और सभी मृदु भावों का भक्षण ये करते हैं। आगे जो है पुरीषज कृमि। पक्वाशये पुरीषोत्था जायन्ते अधो विसर्पिणः। तो पुरीषज कृमि पक्वाशय में निर्मित होते हैं और वह अधो विसर्पिणः, अधो मार्ग में गति होने वाले, मतलब गुदा से बाहर निकलने की जिनकी गति होती है, निस्सरणशील जो बुध के मार्ग से होते हैं वैसे होते हैं। वृद्धाः संतो भवेयुश्च ते यदा आमाशयोन्मुखाः, वृद्ध होने पर वह जब आमाशय के मुख तक पहुंच जाते हैं, सारा पक्वाशय भर के अधोगति भी प्राप्त हो जाने के बाद भी वो इतने जब बढ़ते हैं कि वो आमाशय के मुख तक आ पहुंचते हैं, तब क्या क्या लक्षण वो निर्माण करते हैं? तदा आस्य उद्गार निश्वासः हृदगंधानुविधायिनः, तब मुख, उद्गार और निश्वास को पुरुष गंध आने लगता है। नेचुरली इसके जो सब हमने हेतु देखे हैं वो पुरुष को मात्रा में बढ़ाने वाले ऐसे सब हेतु है। तो पुरुष का प्रमाण वैसे ही बढ़ा हुआ होता है और ये सब उसी पुरुष में निर्माण हुए हुए जो कृमि है वो सब जब आमाशय के द्वार तक ऊपर तक आ पहुंचेंगे तो नेचुरली उनके कारण मुख को, उद्गार को, निश्वास को हम बोलते वक्त ऐसा पुरुष गंध उस व्यक्ति के मुंह से आने लगेगा। अब इनका आकार और वर्ण कैसा होता है? तो पृथु, वृत्त, तनु, स्थूलाः। विस्तृत, पृथु मतलब विस्तृत, गोलाकार, छोटे लेकिन स्थूल, आकार में मतलब लेंथ वाइज छोटे लेकिन गर्थ वाइज स्थूल, इस प्रकार के वो होंगे। और श्याव, पीत, सित, असिता। श्याव और असित इन दोनों का अर्थ ईशत कृष्ण होने पर भी श्याव यह ज्यादा कृष्णता की ओर मतलब कृष्ण वर्ण की ओर झुकता है और असित यह ज्यादा सित श्वेत वर्ण की ओर झुकता है। तो इस प्रकार के ये कृमि होंगे। और अब उनके 5 नाम है। ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, सुलून और लेलीह।
ये 5 प्रकार के नाम पुरुषज कृमि के होते हैं। जनयंती च, अब पुरुषज कृमि कौन कौन से लक्षण निर्माण करते हैं, और यह लक्षण पुरुषज कृमि जो निर्माण करते हैं वो विनिर्गमात हेतोः जनयंती, गुदमार्ग से बाहर निकल जाने के प्रयास में या उस हेतु ये सारे लक्षण पैदा होते हैं। तो जैसे कफज कृमि के सारे लक्षण स्पष्ट थे कि वो सब आमा से उद्भूत लक्षण थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी सारे जो लक्षण है वो पक्वाशय के आश्रय से होने वाले लक्षण ज्यादा तौर पर दिखाई देते हैं हमें। भेद या फिर कभी कभी विष्टंभ, रोक्ष अगर ज्यादा है तो नेचुरली फिर पारुष्य भी होगा, गुदकंडू होगा, शूल होगा। ये सब कृमि के वहां पे उपस्थिति के कारण, और वो जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जब पूरा उदर अपक्वाशय कृमियों के कारण पूरित हो जाता है, तो नेचुरली वहां पे शूल होगा, बाहर निकलते वक्त वहां पे गुदकंडू होगा। अग्निमांद्य पहले से ही है ही, और वो ज्यादा बढ़ने के कारण फिर अग्नि सदन तो है ही, उसके कारण कार्श्य, पांडुता, ये सब लक्षण हमें उसमें दिखाई देंगे। सभी लक्षण हर समय एक साथ उपस्थित हो ही ऐसा नहीं होता, हमें हेतु रूप उपशय और परीक्षण के आधार पर अवस्था निश्चिति करनी होती है, जैसे कि हम किसी अन्य व्याधि में भी करते हैं उसी प्रकार से। तो मैटर बहुत कम होने के कारण मैटर तो खत्म हो चुका है। अगर किसी को कोई शंका है तो हम उस हिसाब से कुछ और चर्चा करनी है अगर इसके बारे में तो करेंगे। हेलो हेलो। हेलो मैम, हाँ हम ये कैसे समझ सकते हैं कि रोमहर्षयीन पुरुषज कृमि, ये लक्षण कैसे अंडरस्टैंड करना? हाँ, मतलब रोमहर्ष जो लक्षण है वो पुरुषज कृमि की वजह से है, ये कैसे अंडरस्टैंड करें, ऐसा पूछना है हाँ आपको? हाँ, मतलब कैसे उसकी पैथोजेनेसिस कैसे लिंक करना कि रोमहर्ष पुरुषज कृमि में जो दिखता है। हाँ 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 हाँ। नहीं, एक्चुअली उसका इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन मुझे भी समझ में नहीं आया है कि रोमहर्ष तक वो कैसे जाएगा। हाँ मैम, कारण बाकी के क्योंकि सभी लक्षण अंडरस्टैंड करने के लिए आते हैं हाँ कि ड्यूटी हाँ में कार्य, पांडुता, अग्नि सदन, बट गुदकंडो भी समझ में आता है, पारुष्य भी, विष्टंभ भी, लेकिन रोमहर्ष की और पुरुषज कृमि की लिंक मुझे नहीं समझ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आया है। ओके मैम, ओके मैम। मॅडम नमस्ते. हाँ, हेलो। हां, मॅडम वातज, पित्तज आणि कफशित्राचे जे लक्षणं सांगितले ना, जे हेतू सोडले तर डायरेक्ट लक्षणावरून आपल्याला दोषांचं डिफरन्शिएशन करता येईल का? हो, लक्षणांवरनं करता येईलच, पण हेतूंना सॉरी, लक्षणों से तो कर सकते ही है, लेकिन हेतुओं को छोड़ना नहीं है ना। हम जब पेशेंट का परीक्षण करते हैं तो हम निदान पंचक ही इसीलिए बताया गया है कि सभी के एक साथ उपयोग करने से हम उसके विनिश्चय तक, दोष विनिश्चय तक या व्याधि विनिश्चय तक जाए। लेकिन इन एनी केस अगर हेतु नहीं भी पता है या पेशेंट उतनी अच्छी तरह से नहीं भी बता पा रहा है, तो भी ये जो अन्य लक्षण उसमें बताए गए हैं कि वात का रुक्ष है, पित्त का जो है उसमें एक स्पेसिफिक अपीयरेंस उसका होगा, उसमें दाह होगा, उसका वर्ण थोड़ा सा अरक्त वर्णी, ताम्र वर्णी इस प्रकार का होगा, और कफ का जो है वो पैचेस बड़े होंगे आकार में, श्वेत होंगे, कंडू होगा उस स्थान पे,
और कफ के द्वारा जनित जो श्वेत वर्ण है वो तो टिपिकली हमें दिखाई पड़ता है। अगर श्वित्र के पेशेंट में देखे तो कफज श्वित्र है ये तो बहुत इजीली समझ में आता है। तो इस प्रकार से लक्षणों में से भी वो डिफरेंशिएट हो ही सकता है। लेकिन फिर हेतुओं को क्यों बाईपास करना है? हेतु अगर देखते हैं तो पूरी अच्छी तरह से व्याधि समझ में आने के लिए निदान पंचक के ही हमें तो सिर्फ हेतु और लक्षण नहीं, हमने तो बाकी तीनों का भी उपयोग करना ही है ना। नाही मॅडम, कधी-कधी पेशंट म्हणजे बालरोगाचे असतील किंवा प्रॉपर हिस्ट्री देत नसतील त्यावेळी आणि स्थानानुसार काही दोषांची निश्चिती करता येते का मॅडम? श्वित्राच्या स्थानांवरून? स्थानांवरून ऐसा कुछ रेफरेंस कहीं पे मिला तो नहीं है, लेकिन अच्छा पॉइंट है। मतलब इस पे सोचा जा सकता है कि स्थानों के आधार पे कुछ डिफरेंशिएशन दोषों के हिसाब से हो सकता है कि ऐसा कुछ रेफरेंस कारण मुझे कहीं नहीं मॅडम, मिला। कारण अडचण कसं आहे, मी अक्कलकोटला गेल्या 7 वर्षापासून प्रॅक्टिस करतोय. या 7 हाँ, हाँ। वर्षात 70 एक श्वित्राचे पेशंट पाहिलेत मॅडम आतापर्यंत. बाकीचे ओ. रुटीन तर आहेतच. हाँ, हाँ, त्याच्यामुळं थोडे त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल अडचणी येऊ लागलेत म्हणून ते प्रश्न आले, बरोबर। दुसरं काही नाही. हो। अगर आपने इतने सारे नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे तो आपका एक्सपीरियंस तो मुझसे भी कई कई ज्यादा है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वर्ण या फिर जो बाकी लक्षण बताए हैं वो डिस्टिंग्विशिंग काफी बार दिखते होंगे आपको, कि उसके हाँ। साथ कंडू है, उसके साथ दाह है, या फिर त्वक रोक्ष बहुत ज्यादा है, इससे जो बताए गए हैं, या फिर वर्ण का जो है, एरिया का जो है, ऐसा हो, नोट किया होगा आपने बहुत बार। हो मॅडम. हो मॅडम. थैंक यू। ओके, थँक यू मॅडम. एक प्रश्न चैट में है, एज यू सेड मैम, वात गोज विथ रक्त, सो ऑल रक्त स्थान कैन हैव वात प्रधान श्वित्र, लाइकवाइज फॉर पित्त एंड कफ। यस, ऐसा सोच सकते हैं कि जो दोष उसके आश्रय, जिन दोषों के आश्रय से वो कुष्ठ है, तो वो स्थान ज्यादातर उस श्वित्र के स्थान होंगे। ऐसा नॉट नेसेसरीली, बट यस, दिस इज अ गुड थॉट। ऐसे इस प्रकार से सोच सकते हैं। प्रश्न है मैडम चैट बॉक्स में। मैम, इज देयर एनी स्पेसिफिक पूर्व रूप ऑफ श्वित्र? हाँ, नहीं, स्पेसिफिक पूर्व रूप श्वित्र के ऐसे कुछ नहीं कहीं पे मेंशन किए हुए, लेकिन कुष्ठ के समान ही हम पूर्व रूप उसके जान सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है, मतलब जो अतिश लक्षण खरस्पर्श स्वेदा स्वेद विवर्णता ये जो है, तो नॉट नेसेसरीली सारे, लेकिन कुछ कुछ लक्षण पूर्व रूप उनमें से ही हम श्वित्र के लिए भी जान सकते हैं। जैसे त्वचा के आश्रय से ही व्याधि का लक्षण उत्पन्न होने वाला है, तो त्वचा के स्थान के जो पूर्व रूप कुष्ठ के बताए गए हैं, जैसे कि अतिश लक्षण खरस्पर्श, स्वेद अस्वेद, कुछ विवर्णता की शुरुआत होना, दाह होना, अगर पित्तज है तो दाह होना, कफज है तो कंडू होना, स्वाप, तोद, कोठ, उन्नति। हाँ, ठीक है, यही मुझे लगता है कि क्षेत्र के लिए भी लागू किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे संहिताओं में मेंशन नहीं है, ये मेरा अजम्पशन है। मराठीत विचारू का? हो, विचारा ना। ते स्वामी रामदेवजी आहेत, त्यांनी ते प्रत्येक व्याधीवर काढलाय. श्वित्रकुष्ठावर पण त्यांनी एक सीडी काढली आहे. त्यात त्यांनी म्हटलंय की तुम्ही जर अगदी नियमित प्राणायाम कराल तर याच्यापासून तुम्हाला नक्की मुक्ती मिळायला मदत होईल. श्वित्रकुष्ठाच्या बाबतीमध्ये त्यांचं म्हणजे ते भस्त्रिकावर जास्त भर आहे. अच्छा, तो आपको ये रेफरेंस बताना था सिर्फ. म्हणणं आहे की प्राणायामाने अगदी अशक्य वाटणाऱ्या व्याधींचं पण निराकरण झालेलं आहे. आणि आमचा अनुभव आहे म्हणे असं खूप फरक पडलाय खूप लोकांना. ओके ओके, अच्छा, इस प्रकार का कुछ अनुभव तो नहीं है. हाँ, लेकिन ये बात तो है कि जैसे हमने देखा कि ये सभी व्याधियों में कुष्ठ हो, शित्र हो, कृमि हो, 50% रोल अगर पाप कर्म इत्यादि का है,
तो हमें कहीं ना कहीं अद्रव्य चिकित्सा के बारे में भी वहां पे सोचना पड़ता है। ये बात तो सही है। सभी लोग निश्चिंत हो गए हैं, तो हम ये सत्र समाप्त करेंगे। आई मैम चैट बॉक्स में एक मिनट। Pranayama can help only when done properly. Otherwise, I have seen cases which go worse after incorrectly done pranayama. Yes, very true. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकी. Yes, very true, sir. तो आज हमने क्षेत्र और कृमि का निदान का अध्ययन किया है, और स्पेसिफिकली अष्टांग हृदय में से सूत्रशः अध्ययन हमने किया है। और संहिता बोध सत्र का इस संहिता बोध सत्र जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसका प्रयोजन ही यही है कि जो ग्रंथों में वर्णित चिकित्सा है और नैदानिक सिद्धांत है, वो हम समझ सके और उसी के हिसाब से हम चिकित्सा में प्रयुक्त हो सके। तो मैडम ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से नैदानिक तौर पे हमें कैसे कृमि का निदान करना है उसका अध्ययन हमने मैडम के साथ किया है, और चर्चा भी बहुत अच्छी तरीके से हुई। तो मैं वैद्य मधुरा मैडम को और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने चैट बॉक्स में यूट्यूब चैनल की, संहिता बोध के यूट्यूब चैनल की लिंक दी है और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी है। जिन्हें आगे के सेशंस सुनने हैं, उसके अपडेट्स चाहिए, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा अगला सेशन नेक्स्ट संडे को सुबह 8:30 बजे होगा। हम वैद्य तुषार वैद्य के साथ श्वेत्रकृमि के चिकित्सा का अष्टांग हृदय से अध्ययन करेंगे। तो मेरी सभी से विनती है कि उस सेशन को भी ज्वाइन करें, और अगर कुछ